बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल जो वफाकी बजट आया उसके बाद से वजाहतों का और रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस पे रिएक्शन जो है वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया गया है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बनीगाला में मुलाकात का मौका मिला तो उनका ये मानना है, उनको इस बात का यकीन है कि कल के इस बजट के बाद ये हुकूमत खुद ही 2 महीने से पहले उनको लगता है कि छोड़ देगी हुकूमत। इसकी वजह यह बताई गई कि मईशत इनसे चल नहीं रही है और अब इनको यकीन हो चला है कि जल्द अज जल्द अगर इससे जान छुड़ा ली जाए तो ही इनके हक में बेहतर होगा। ये इमरान खान साहब ने कहा है। साथ ये भी कहा कि वाहिद मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। लॉन्ग मार्च के लिए दोबारा सड़कों पर आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और ये भी बता दिया कि जो बाई इलेक्शंस होने हैं या जनरल इलेक्शंस हैं उसमें उनको यकीन है कि हुकूमत जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिगिंग जो है वो करेगी। सो ऑब्वियसली मेरा उनसे सवाल यही था कि अगर आपको इतना यकीन है कि रिगिंग होगी तो फिर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा क्यों कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि रिगिंग की कोई सूरत हाल बन रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि वो इस मामले पे अपना किरदार अदा करें क्योंकि मुल्क की मईशत जो है वो बहुत ख़राब हो रही है और वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले से जुड़ी हुई है। मैंने खुद भी, वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल्स को वार्न किया था और शौकत तरीन साहब को भी उनके पास भेजा था और यही तमाम तर चीजें जो हैं वो उनके सामने रखी थी। बहरहाल इसी पे जरा बात करेंगे कि अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे, खान साहब भी अब दोबारा सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं, उनका ये मुतालबा पूरा हो भी जाता है तो फिर खान साहब दोबारा सड़कों पर होंगे क्योंकि वो ये कहते हैं, उनका मानना ये है कि जी रिगिंग होगी। सो ये तमाम मामलात कैसे संभलेंगे और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी तरीके से रहेगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के प्रेसिडेंट अली हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर अहमद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। अली जैदी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि खान साहब ने जो आज कहा है कि उनको यकीन है कि 2 महीने से पहले ही दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू जंप द शिप, क्या वजह है कि ये आपको लग रहा है? क्योंकि हुकूमत तो बार बार ये बयान दे रही है कि हम तो आए हैं मुश्किल फैसले करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खराब की हुई इकोनॉमी है उसको सीधा करने के लिए आए और हम किसी सूरत किसी की फरमाइश पे हुकूमत छोड़ के नहीं जा रहे। सादिया, बड़े दिन बाद आपके शोबे में बैठा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल रखा है। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी जल्दी आपसे एक छोटा सा क्विज कर देता हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा है आपको उसका जवाब शायद उस क्विज में मिल जाए। मैंने ये ट्वीट भी किया था कल। मुझे बताइए, लेट्स डिसाइड के ऊपर क्या है और नीचे क्या है। अच्छा। मुझे बताइए, आप और पूरे पाकिस्तान देख रहे हैं, आपका शो बताइए कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ऊपर गई है कि नीचे गई है? ऊपर गई है ना। पेट्रोल की कीमतें सारा ऊपर गया ना, इन्फ्लेशन तो ऊपर गई है ना कि नीचे गई है? यानी कि 7.5% पे ऊपर गई। अच्छा जी, एनर्जी कॉस्ट ऊपर गई है, बिजली की कीमतें ऊपर गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल ऊपर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट और डीजल ऊपर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर गई है। और अब नीचे क्या गया है ये भी बात कर लेते हैं। फॉरेन रिजर्व्स नीचे, एक्सपोर्ट्स नीचे यानी कि गिर गई, रेमिटेंसेस अभी फिगर्स आए वो भी नीचे, इंटरनेशनल रेटिंग्स मूडी ये वो सारों ने डाउनग्रेड कर दिया यानी कि वो भी नीचे, स्टॉक मार्केट वो भी नीचे, मैन्युफैक्चरिंग वो भी नीचे। अगर ये 6 हफ्ते या 7 हफ्ते या 2 महीने जो भी इनकी हुकूमत है उसमें उन्होंने ये हाल किया है तो ये हुकूमत 2 महीने तो बड़ी। मैं खान साहब, माजरत के साथ, खान साहब मेरे ख्याल में बहुत जेनरस हो रहे हैं जो 2 महीने इनको दे रहे हैं। मुझे जरा समझा दें, इन्होंने, हमने लिया 2018 में अगस्त, चले सितंबर,
2018 सितंबर था ना यार, अक्टूबर अगस्त में हुकूमत आई, सितंबर तक हम बैठे सारे। मुझे जरा बताइए, बिल्कुल उस वक्त थी एक्सपोर्ट 24 बिलियन की, तो हमने जब छोड़ा 31 बिलियन से ऊपर। अब याद रखें 2.5 साल, 3.5 साल या 4.25 साल, 2.5 साल हमने कोविड में हमने मुसीबत उठाई है। उस वक्त टैक्स था 3 ट्रिलियन कैन चेंज, हम लेके गए 6.1 ट्रिलियन। उस वक्त इन्फ्लेशन क्या थी, फॉरेन रिजर्व्स क्या थे, 10 बिलियन के भी कम। तो बिफोर दिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस तकरीबन 17.5 बिलियन पे पहुंचा हुआ था। हर चीज जो हमें मिली थी बदहाल मिली थी, और खुद मिफ्ता और उसका जो बॉस है खाकान, और आजकल तो लगता है कि मरियम बॉस है, क्योंकि वो ट्वीट कर देती है कि मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस, वो भागे भागे जाता है यस मैम। मतलब वो इंपोर्टेड पेट का कुत्तों का खाना महंगा हो गया, इंपोर्टेड, तो यस मैम। वो जी महंगा हो गया, वो ट्वीट पे लिखती है, वो कहता है यस मैम। एनीवेज, उस वक्त जो उनका बॉस था, जो मैं समझता हूँ आज भी है, खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने बैठ के कहा था कि जनाब इस कुर्सी पे जो बैठेगा वो चला ही नहीं सकेगा। तो ये तो इमरान खान की हुकूमत में, और यहां से हम यहां तक चीजों को ठीक करके लिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आज इमरान खान सारा कुछ खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 महीने का टाइम दिया, तो आप कहते हैं कि ही इज बीइंग जेनरस, आपको लग रहा है कि इससे बहुत पहले चले जाएंगे। अच्छा, मैं जरा चौधरी मंजूर अहमद साहब से भी जरा बात कर लूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मतलब चलाएंगे कैसे महंगाई को लेकर, और इसीलिए महंगाई मार्च भी हमारे सामने पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आया था चौधरी साहब उस वक्त। बल्कि पीटीआई का तो आप लोगों ने नाम ही पीटीआईएमएफ रख दिया था। तो अभी भी ये जो आईएमएफ के पास जिस तरीके से जा रहे हैं, और खुद मिफ्ता इस्माइल हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि आईएमएफ हमसे खुश नहीं है, हमें मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। आज इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आईएमएफ ये वाला जो बजट है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको और चीजें आपसे मनवाएगा, आपको रिविजिट करने के लिए कहेगा। तो फिर कहां हालात जाएंगे कल के बजट के बाद? आप बताइए कि अवाम क्या करे। शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली बात यह है कि जब ये गई है ये सबका हुकूमत जी, तो मुल्क जो मेरा थोड़ा बहुत माशी नॉलेज है उसके मुताबिक टेक्निकली तो मुल्क डिफर कर गया। अब उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, ये अलग बात। रही बात ये कि बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल आईएमएफ से आप जान छुड़ाएं। ये इन्हीं का किया हुआ मुआहदा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मुआहदा है हमारे पास, जो शौकत तरीन साहब ने मुआहदा किया था, आप इस पे इम्प्लीमेंट करें। वो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता पूरा। जिस तरह से इन्होंने मुआहदा किया था, ये सब्सिडी 67 रुपए इस पे सब्सिडी थी। वो कह रहे हैं सारी वापस लें, ये लिखा हुआ है मुआहदे के अंदर जो शौकत तरीन साहब ने। फिर वो कहते हैं कि 30 रुपए जो लेवीज लगानी थी उसका भी था कि हर महीने हम 5 रुपए लेवीज का इजाफा करते जाएंगे और 30 रुपए पूरी करेंगे, सेल्स टैक्स पूरा करें, ये सारी चीजें करें। बिजली को ये कहा था कि जो डेफिसिट होगा, जितने का यूनिट मिलेगा उतने का हम देंगे, ये मुआहदे में ये लिखा हुआ है आपके सामने, इस पे साइन किए हुए शौकत तरीन साहब ने। तो ये अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इनको रीनेगोशिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एक मुआहदा मौजूद है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो कहते हैं कि ठीक है जाए थे। इस वक्त की उसके हाल में जो ऑयल प्राइसेस है, ये लग रहा है ये बढ़ेंगी, ये खुद हुकूमत कह रही है कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगी, डॉलर भी ऊपर जाएगा। जी जी फरमाइए। इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 104 मुल्क, अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, फूड के अंदर फूड इन्फ्लेशन जारी रहती है और जारी रहता है अगर ये ऑयल और गैस की प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, तो 104 मुल्क डिफॉल्ट कर जाएंगे इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू। ये बहुत ऑब्वियसली तशवीशनाक सूरत हाल है। इकोनॉमिस्ट जो हैं
बहुत सारे वो पाकिस्तान की सूरत हाल को लेकर यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी डिफॉल्ट हो जाएगा, दिवालिया होने के करीब है और IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में जाके रिविजिट करनी पड़ेंगी। जो कल सब्सिडीज की बात कर रही थी ये वफाकी हुकूमत, आगे जाके आपको बहुत सारी सब्सिडीज वापस लेनी पड़ेंगी। अली जैदी साहब, ये हुकूमत आप इसको नाम देते हैं इंपोर्टेड हुकूमत का, आप कहते हैं कि जी ये अमेरिका के लाडले हैं, तो अगर ये इतने ही लाडले हैं तो फिर इनको ये IMF से अमेरिका क्यों नहीं पैसे दिलवा पा रहा? ये बाकी ममालिक जो हैं वो इनकी क्यों इमदाद नहीं कर पा रहे हैं? वो तो इनके ये लाडले हैं तो फिर इनको तो सपोर्ट करना चाहिए था उल्टा। देखिए सादिया, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पूछा और अपने सवाल के जवाब खुद ही दे दिया। जरा मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क जो पाकिस्तान, अमेरिका हो गया या भारत हो गया या ये जो इजराइल हो गया, ये जो पूरा एक इंडो अमेरिकन इजराइली एजेंडा है, ये कौन सा मुल्क चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे? ये तो चूरन इन्होंने बेचा था जाके। ये तो ये कह रहे थे कि जी हम पता नहीं क्या करके आ जाएंगे। वो आसिफ जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे आज से कोई महीना पहले कि जी जो बाइडेन तो मेरा बड़ा दोस्त है, मेरे बचपने का दोस्त है, साथ खेलता था मेरे, पता नहीं और क्या नहीं बोला उन्होंने। मुझे जरा समझाएं, उधर अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, दुनिया भर में तबाही उधर पहुंची हुई है। आई मीन द वर्ल्ड इज फेसिंग ए मैसिव इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, इट इज अक्रॉस द बोर्ड। उस अक्रॉस द बोर्ड के अंदर आपने करना क्या होता है? आपने फैसले करने होते हैं वो अमेरिका को देख के नहीं, ईरान को देख के नहीं, हिंदुस्तान को, चाइना को देख के नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान को, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को देख के फैसले करने होते हैं। उसको दिमाग में रखते हुए और एंटिसिपेट करते हुए कि आगे आगे क्या हो रहा है, जो हमारी ये बड़ी एक्सपर्ट इकोनॉमिक टीम ये 3.5 साल बोलते रहे, उसमें भी मैं आता हूं। एंटिसिपेट करते हुए एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हुए यह फैसला किया गया कि रशिया के साथ बात करें, क्योंकि वो तेल, गैस और व्हीट कम कीमतों में फराहम कर सकता है। ये हमारा आपने बोन ऑफ कंटेंशन बनाई कि जनाब ये रशिया क्यों चले गए और फला क्या हो गया, और वो साइफर में लिखा हुआ भी है सारा कुछ, जबकि सारों को ऑन बोर्ड लेके ये फैसला हुआ था। फेडरल सेक्रेटरीज, पुराने फॉरेन ऑफिस, नए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद तो आप ये कहते हैं कि ये अब इसलिए नहीं लाए गए कि ये हुकूमत पे मौजूद रहे, विराजमान रहे या इनकी मदद की जाए, बस सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए लाए गए हैं? जी जी फरमाइए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात प्लीज खत्म होने दें। ये मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अपना स्टेटमेंट है, टीवी के ऊपर भी बैठ के उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया से हम ले लेंगे अगर हम पे सैंक्शन ना लगे। ओ भैया, हिंदुस्तान ले रहा है उस पे सैंक्शन लग गए, श्रीलंका ले रहा है उस पे सैंक्शन लग गए, जर्मनी ले रहा है उस पे सैंक्शन लग गए, आधी ईयू नहीं पर ज्यादा ईयू ले रही है अभी भी, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद उन पे सैंक्शन लग गए। आप जाके इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, आपको कभी वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलता है जो आप नेगोशिएट करते हैं। आप नेगोशिएट करते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आपकी अपनी वीकनेस है, आपका वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है, आपका उसका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है, आपकी पार्टी का चेयरमैन भागा पड़ा है, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है प्लेटलेट्स करके, ही इज अ वांटेड। आपकी है क्या नेगोशिएशन स्ट्रेंथ? नंबर 1। नंबर 2, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब आखिरी ये जो रशिया वाला मुकम्मल कर लें, पता नहीं क्या क्या जो इन्होंने 3.5 साल बैठ के, एक मिनट, जो 3.5 साल बैठ के और टीवी के ऊपर जो बोलते रहे तबाही आ गई, इनकी अपनी कंपनी के प्रॉफिट आसमान पर चले गए। मुझे जरा समझा दें वो कैसे चले गए ऊपर। यानी कि अगर तबाही आ गई पूरे मुल्क के सारे, ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, 6% जीडीपी हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन वाज केप्ट अंडर कंट्रोल 7.5, इंटरेस्ट रेट कम हुए हुए थे। लो जी, इनका धंधा भी ऊपर जा रहा था। हर कंपनी स्टॉक मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, सारों की बैलेंस शीट आप चेक कर लें, सारों की बैलेंस शीट प्राइवेट बिजनेसेस ऑब्वियसली ऊपर चल रहे थे। मैं ये जो रशिया के हवाले से बात की ना, क्योंकि चौधरी साहब
अब आप उससे अग्री करें या ना करें, वो चाहे मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये नैरेटिव इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने ना अवाम में बेच दिया है कि हम तो क्योंकि रशिया से मामला तय कर रहे थे इसलिए ये हमारे खिलाफ साजिश कर दी अमेरिका ने। अब ये जो 30% पे वीट कम या ऑयल कम मिलने की बात है रशिया से, अगर ये वाकई ऐसा है तो फिर तो ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के मुफाद की बात है, अवाम के मुफाद की बात है। इस पे ये हुकूमत आगे जाएगी, ये मुआहिदा वाकई एक मुआहिदे की शक्ल इख्तियार करेगा जो इनिशिएट पीटीआई कहती है कि हमने किया? मस्खर उड़ा रहा था जो कौंसल जनरल है कराची का, रशिया का जो कराची में कौंसल जनरल है, इस बात का। अच्छा, इसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर कोई वजूद मौजूद है तो बताएं, कम से कम MOU तो साइन होता है ना। आप छोड़ दें इसको कि मुआहिदा हुआ या नहीं हुआ। मुआहिदे से पहले जो टॉक्स है या कोई आप जो मुश्तरका इलामिया उधर जारी हुआ, हमाद अजहर कहते हैं मैंने खत लिखा था। नहीं, खत लिखा था, घर में आप जो मर्जी कर लें। मसला ये है कि वहां से उनकी कोई कॉन्सेंट आई है। अगर कोई कॉन्सेंट आई है तो दिखाइए, या चलो छोड़ दें, MOU को भी छोड़ दें। जो मुश्तरका इलामिया जारी हुआ है उसमें कई जिक्र है एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमने अभी गए चाइना, 2.3 बिलियन डॉलर की जो फैसिलिटी थी वो वापस लेकर आए। पहले इस पर 2.5% इंटरेस्ट था, अब उन्होंने रीनेगोशिएट किया है तो 1% इंटरेस्ट है। ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने मानी है। फिर बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की थी वो कर रही है। रही बात ये कि कौन किसके साथ कंचे और बलौर खेलता रहा, वो तो सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा जानते थे यूरोप को और अमेरिका को। उसके बाद क्या हुआ दुनिया के अंदर कोई मुल्क वो बता दें कि कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं खारजा पॉलिसी को, जो डिप्लोमेसी थी उसका जिस तरह से जनाजा निकाला गया। मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया कि ये जो तमाशा किया गया खत वाला, उसके बाद हम अंधे और बहरे हो गए। कोई हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप इतने ऐसे लोग हैं कि कोई बात आपसे कर दे कि आप वो आगे कर देते। अच्छा, लेकिन चले मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, चौधरी साहब एक बात बताइए। ये ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि चले इनकी हुकूमत ने नहीं किया, कोई MOU नहीं हुआ रशिया के साथ, कोई प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो ऐसा नहीं है जो हमारे सामने। लेकिन बिलावल साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मैं आपकी बात भी सुन लेती हूँ, मैं आती हूँ अली जैदी साहब आपकी तरफ आती हूँ। मैं सिर्फ चौधरी साहब का मौकफ जानना चाह रही हूँ कि मॉस्को से हमें ये बात करनी चाहिए जो वीट की गैस करनी चाहिए। चले, जवाब आ गया, करनी चाहिए, जबरदस्त। अली जैदी साहब फरमाइए, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मैं एक सेकंड सादिया, देखें, मैं ना अब चौधरी साहब, मैं गलत बयानी का जवाब नहीं दे सकता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी इस वक्त दिन के 8 बजे, रात के 8 नहीं बजे, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा बैठ के कि जी आपका शो तो दिन में होता है रात को नहीं होता, ये इस पे नहीं। ये सामने लिखा हुआ है, ये है सामने, ये रशिया के काउंसिल जनरल है, रशियन काउंसिल इन कराची, काउंसिल जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन इन कराची, एंड्रे फॉडोरोव on Thursday confirmed that the oil trade was discussed during the visit of former Prime Minister Imran Khan to Russia। ये एक टीवी चैनल के ऊपर नहीं, सारे पाकिस्तान में चला है, पुतिन ने भी कह दिया है। अब अगर आपने इन दोनों की बात नहीं माननी और चौधरी साहब की बात माननी है तो इसकी आपकी मर्जी है। फिर मैं तो पढ़ा दिया आपको, ये डिस्कशन हुई, इसका मतलब क्या होता है, हम डिस्कस ही करेंगे ना जाके, ये डिस्कशन हुई, कमाल हो गई है, कमाल हो गई, अच्छी बात है, तो डिस्कशन हुई, चौधरी साहब मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ चौधरी साहब से कि आपकी पीटीआई की हुकूमत ने डिस्कशन कर दी, अब ये हुकूमत जो है इसको आगे मामलात को लेके चले, जिस पे चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे ही चौधरी साहब आप यही कह रहे हैं? नहीं, पहले मेरी बात सुनिए ना जी। वायदा हो गया है, यहाँ पे इसकी तकरीर इमरान खान की उठा कर देखे, मैं ले रहा था। अच्छा, मुफरत कर दी थी, मैंने फैसला कर दिया बिल्कुल इस तरह। ये पता नहीं चौधरी साहब कभी कौन दे रहा था। एब्सोल्यूट रबिश और एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात, मुझे एक ब्रेक लेने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस मैं आती हूँ अली जैदी साहब आ रही हूँ, ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि उनको पूरा यकीन है या उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बाई इलेक्शंस में या जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिगिंग जो है उसकी तैयारी कर ली गई है इस हुकूमत की तरफ से, जिसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तमाम को मिलाकर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से हराया जा सके। तो अली ज़ैदी साहब, सवाल ये है कि फिर ऐसे में जो आप लोग कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपको फिर मुश्किल ही है कि हो पाए, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं उनको यकीन है कि ये रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर क्यों डिमांड कर रहे हैं आप इंतखाबात की इस वक्त? देखें सादिया, मैं आपको एक बड़ा सैड अफसोसनाक फैक्ट बताता हूं, बट ये रियलिटी भी है, अफसोसनाक रियलिटी है। यानी कि ये इससे आप कभी भी जो है ना वो आप यू कांट बैक ऑफ, मतलब आप आज की जो रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूं। 2018 का इलेक्शन कराची में हुआ, मैंने 2002 का इलेक्शन देखा है कराची में, 2013 में इलेक्शन देखा कराची में, 2015 में इलेक्शन देखा लोकल बॉडीज कराची में, और एक बाई इलेक्शन देखा कराची में जिसमें इमरान इस्माइल साहब खड़े हुए थे 90 वाला। 2018 का इलेक्शन मैंने देखा कराची में। तो मैं 4-5 इलेक्शन खुद लड़ चुका हूं और देख चुका हूं। और 2015 का भी जो इमरान इस्माइल साहब लड़े हुए थे, मैं उस वक्त कराची के सदर था, तो मैं उनका कैंपेन मैनेजर भी था। इलेक्शन फ्री एंड फेयर कब होगा? एक होती है पोस्ट पोल, एक होता है प्री पोल, और एक दिन बीच में होता है जिसे कहते हैं पोलिंग डे। ये तीनों तरह रिगिंग होती है पोलिंग डे पे। आपने प्री पोल रिगिंग क्या होती है? इलेक्टोरल लिस्ट चेंज कर देते हैं, जो कि होते जा रहा है इस वक्त तबाही है। यानी कि आप 8300 के ऊपर जो जिस तरह वोट यहां वहां फेंके गए हैं, कोई मेरा छोटा भाई है, वो एक ही जगह वोट डालते आया है पता नहीं कितने सालों से, उसका वोट पता नहीं कौन से गोट में उठा के फेंक दिया है, उसने खुद नहीं कभी ट्रांसफर कराया। वो हमारा एमपी है रियाज हैदर, कराची का सिटिंग एमपी है, उसने चेक किया 8300 में, कहा जी आपका वोट नहीं है, आप इंतकाल कर गए। वो सिटिंग एमपी है, वो इंतकाल कर गए। और ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको भर गए हैं हमारे केसेस। ये कहलाती है प्री पोल रिगिंग। और इसके ऊपर अब हमने बड़ा सीरियसली सुप्रीम कोर्ट को भी दरवाजा खटखटाना होगा। हम खटखटाएंगे, हर तरफ जाएंगे कि वोटर लिस्टें किस तरह चेंज उन्होंने की है, किस बेसिस पे की है। दूसरा मुझे समझाएं, ये एमक्यूएम से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं इससे ऐड करने लगा। मर रहे थे सेंसस के लिए, लड़ रहे थे सेंसस के लिए, लड़ाइयां कर रहे थे सेंसस के लिए। मैं चेयर करता था कमिटी, उसमें अमीनुल हक साहब भी थे, जुबैदा जलाल साहबा भी थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी थी, ठीक है, और आपके कादरी साहब भी थे। कितनी मीटिंग्स करने के बाद हमने पूरा प्रपोजल बना के असद उमर साहब को दिया सेंसस के ऊपर के नए होने चाहिए। अप्रूव हुआ कैबिनेट से, अप्रूव होने के बाद वो जो एक कमिटी है जो उसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां से अप्रूव हुआ और सेंसस होने जा रहा है। आगे ये अब एक्सेप्ट कर रहे हैं डीलिमिटेशन विदाउट सेंसस। यानी कि अब तो ये पार्टनर्स है ना, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं डीलिमिटेशन विदाउट सेंसस, जबकि कराची के अंदर केमाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट ही बन गया अलग, वो डीलिमिटेशन कैसे हो गई? ये कहलाती है सारी प्री पोल रिगिंग। इसके अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक्सपर्ट्स हैं। पोल डे रिगिंग क्या होती है? ऑन इलेक्शन डे ठप्पे, नहीं ठप्पे, ठीक है, वोट रिजेक्शन। तो मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन वाहिद यानी इस वक्त सोल्यूशन जो आप लोगों के हाथ में है वो अदालत का रुख करना है ना, जो सैड रियलिटी है। उसके अलावा तो कोई और आपके पास, आपको बता रहा हूं ना, उसके अलावा तो कोई चारा आपके पास नहीं है, अगर आप ये वाकई मानते हैं कि रिगिंग हो रही है। सादिया पहले फैक्ट्स मैं बता रहा हूं आपको, चारा ना, मैं आपको चारा बता रहा हूं। जो सैड रियलिटी है इस मुल्क की वो ये है कि आपका इलेक्शन कमीशन हमेशा से और आज भी नाकाम रहा है। कंडीशन ही लगाते हैं कि फौज का सिपाही अंदर भी खड़ा हो और बाहर भी खड़ा हो, फिर इलेक्शन डे की रिगिंग रुक जाती है, क्योंकि यहां सिविलियन कोई अथॉरिटी कोई नहीं है। वो है जो लगाए हुए आपने वो स्कूल के सारे भर्ती किए होते हैं लोग, वही आपके पोलिंग यानी कि वो इंचार्ज होते हैं पोलिंग बूथों के, सारा तमाशा उन्होंने लगाया होता है। तो जब फौज अंदर बाहर खड़ी होती है,
हंगामा नहीं होता, ठप्पेबाजी नहीं होती, काउंटिंग उनके सामने होती है, रिजल्ट ठीक आता है। और एक होती है पोस्ट पोल रिगिंग, जब रिजल्ट रोक के रिजल्ट चेंज किया जाता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है, वो भी मगर होती है, थैले गायब हो जाते हैं, इसलिए वहां भी फौज का ताल्लुक होता है। तो सैड रियलिटी है इसके, जब तक फौज कड़ी नहीं हो इलेक्शन का रिजल्ट मानता कोई नहीं है। अब आप आ जाए जो बात हम कर रहे फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, इसीलिए खान साहब ने और तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत ने अवॉइड करने के लिए ईवीएम की बात की। जी इन्होंने उसको उड़ा के फेंक दिया। इनको कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लेते हैं, उनका वोट ले लो जी, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। ये चाहते ही नहीं है कि ये कभी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आए, तो हम तो पुश करते आए ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो ये चाहते नहीं। हम अभी भी कहेंगे अब जो हाल है, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने वाजे कर दिया आपको कहां पीटीआई को शक है और किस किस तरीके से रिगिंग होती है। ठीक है, अंदर बाहर आप कहते हैं बूथ्स के अंदर फौज होगी तो ही यकीन आता है कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हैं। लेकिन मुझे बताएं चौधरी मंजूर साहब, खान साहब ने आज ये कहा है कि उनको यकीन है बाई इलेक्शंस में भी और जनरल इलेक्शंस में भी, ऑब्वियसली उसी का बाई इलेक्शंस में उसका रिफ्लेक्शन नजर आ जाएगा कि जनरल इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है एक तरीके से। तो वो रिगिंग का मंसूबा तैयार किया हुआ है हुकूमत ने, खासतौर पर ऑब्वियसली PMLN ने पंजाब में। तो अगर वो कहते हैं कि जी मुझे इस तरीके से मेरी जमात को हराया जाता है तो फिर भी वो एहतजाज करेंगे। सो कहीं इस चीज का कोई एंड है कि भाई जो हारता है वो माने उन नताइज को, खान साहब फिर जो है वो सड़कों पर होंगे, फिर इसी तरीके से एहतजाज होगा, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ख्वाब तो फिर देखना छोड़ ही दें। वो EVM आप लोगों ने वो जो खत्म किया है, जो कहते हैं कि जी इन्होंने ज्वाइंट सेशन बुला के ये तरामीम जल्दी में फौरन पास करवा दिए हैं, ये इसीलिए की गई है कि धांधली कर लें। देखिए साहब, ये दो तीन चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा कि हमने ये पहले इनका लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन होता था, अब हमने लगाया है, तो अब देखिए इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को गलत लग गया। बाद में उन्होंने कहा कि उनको कहीं और से कहा गया था इनको लगाने का, जो भी कहा गया था। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक ऐसे इदारे के सरबराह को कहीं और से लगवा रहे थे तो फिर आप सोचें कि आप क्या कर रहे थे, बाकी फैसले आपने क्या किया होगी। दूसरी बात, डोर टू डोर, अभी जो अली ज़ैदी साहब फरमा रहे थे कि लिस्टों में गलती होगी बहुत, तो डोर टू डोर एन्यूमरेशन जो है वो तो इन्होंने करवाई है टीचरों को भेजकर, और इन्होंने जो कुछ हुआ है 1 महीने में, इस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, या इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ इन्होंने करवाया था वो उन्होंने शाया कर दिया है। तीसरी बात कि मुझे ये बताएं कि अभी सेंसस की बात है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि सेंसस चूंकि 21 के अंदर इन्होंने सेंसस का बाकायदा ICC के अंदर फैसला हुआ था और सेंसस का फैसला हो गया था कि वो करवाई जाएगी, तो उस पर काफी काम भी हो चुका है, लोग ईयर मार्क हो चुके हैं, लोग हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, ठीक, सारा डिजाइन बन चुका है, सारा कुछ हो चुका है। अब ये कहते हैं कि ना कराए। अब ये कैसे, ये कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन है, उससे इनकार कर दिया, वो नहीं है जी, वो गलत है। तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा विक्टिम रही है। मुख्तलिफ, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनता है और वो हमीद बुल साहब सीने पे हाथ मार कर कहते हैं कि हाँ मैंने बनाया था और मेरा ये सबसे बड़ा कारनामा है, मैंने बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए सारी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। उसके बाद कभी RTS बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ना, RTS बैठाकर कैसे कैसे लोगों को इलेक्शन जितवाए गए, जो कभी काउंसलर नहीं जीते थे उनको MNA बना दिया, वो रात को RTS बैठता है और वो जीत जाते। तो ये सारी चीजें, उससे पहले जरीमेंडरिंग होती है, अब फिर हल्के चेंज कर दिए। हमने तो नहीं कहा कि हल्के चेंज करें। अब मुझे कादर पटेल कह रहा था कि मेरा हल्का खराब कर दिया गया, अच्छा, हमारे यहाँ हल्के खराब कर दिए गए, तो आपकी जमात के लोग भी इसमें मुतासिर हुए। बट चौधरी साहब देखिए, एक बात मुझे बताएं, आप देखिए आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, ये चीजें आप देख रहे हैं, अब जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये आपको लगता है कि इलेक्शंस के अलावा कोई हल है? जैसे PMLN बार बार बयानात दे रही है, या आपकी जमात के भी यही बयानात आए हैं कि हम तो चाहते हैं कि आईनी मुद्दत पूरी हो, अगले साल तक भूल जाए PTI के इलेक्शंस होंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले डिफॉल्ट से बचाना है और फिर कंसोलिडेट करना है। मैं नहीं समझता कि कोई भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कोई
इस किस्म की सूरत हाल में कोई रोल प्ले कर सके। अच्छा, तो ये पहला इशू ये है, वरना तो आप श्रीलंका के पीछे दौड़ रहे थे, तो उसको पहले तो उसको रोक कर उसको स्टेबलाइज करना है। अगर वो हो गया ठीक है, वरना फिर कौन से इलेक्शन, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ठीक है, राइट। आप कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे फैसले नहीं कर सकती है, तो इस वजह से ये चीज़ भी सामने रखनी है। लेकिन अली जैदी साहब, बार बार सवाल जो है वो इस पे हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर गलत चॉइसेस क्यों इख्तियार की। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसके हवाले से शेख रशीद साहब आपके वजीर जो हैं उनका ख़त सबके सामने है, उनका नाम रिकमेंड कर रहे थे, उनके तारीफ़ी कलमात से भरा हुआ ख़त था इन्हीं के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपको नहीं लगता कि फिर सिस्टम से बाहर रह के आप लोगों ने गलती कर दी? आपको पार्लियामान के अंदर मौजूद रहना चाहिए था, जहां पे चेयरमैन नैब की तैनाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अभी तो ऑपोजिशन लीडर आप कहते हैं उनका है, वो तो चुप करके जो वो कहेंगे वो मानता चला जाएगा। आपको वहां पे किरदार अदा करना चाहिए था जहां ये कानून साजी होती है। सादिया देखें, पहले मैं जरा चौधरी साहब की बात का जवाब दे दूं। बड़ा अजीब उन्होंने एक नक्शा पेश किया कि जी पीपीपी जो है वो बहुत ही कोई जमहूरियत और ये वो। मुझे ज़रा बताएं, ये अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहा है, हमारे कई कैंडिडेटों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आपको पता है क्यों? उनको किडनैप करके ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया गया कि तुम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हक में अंदर बैठ जाओ। वो एफिडेविट से उसे साइन करवाई है, वो आगे उन्होंने रिपोर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने जबरदस्ती ये काम करवाया गया। बड़े मजलूम है जी, ये मजलूम लोगों का काम है। ये सिंध के अंदरूनी सिंध में पुलिस को इस्तेमाल करते हैं सारे। ये इसमें कोई छुपी हुई बात है? कभी किसी का पानी बंद, कभी किसी के ऊपर अगवा की किडनैप, कभी क्या। दूसरी बात अब आपने की इलेक्शन कमीशन, ये तो एक्सेप्टेड फैक्ट है ना, एक्सेप्टेड फैक्ट है ऑनलाइन कि जी हमारी हुकूमत से गलती हुई है शायद इलेक्शन कमीशन को चुनने में। ये तो कह रहे हैं सब, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हम उनसे दरखास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कि देखिए हम सारों ने वहीं जाना है जहां पे आपने जाना है, वहीं पे मैंने जाना है, वही सादिया अफजाल ने भी जाना है, वही चौधरी मंजूर साहब ने भी जाना है, आखिर में सबने वहीं जाना है। बिल्कुल। जितने दिन आपके पास इख्तिदार है, आप एक पोजीशन ऑफ पावर में है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कोशिश करें कि काम ठीक कर लें। इससे आगे मैं आगे क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास तो इख्तिदार नहीं है, पावर नहीं है कुछ चेंज करने का, लेकिन मैं कम से कम तबलीग कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ और राय रास्त पे लाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। और क्या चॉइस है? क्योंकि जो हालात है ना यहाँ पे, खास तौर पे सिंध में और खास तौर पे अंदरूनी सिंध में, वो ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे बड़ा डर है, खतरा है कि कहीं और ही ना निकल जाएंगे। लोग कब तक जुल्म सितम सहेंगे? ये फिरौनी के जमाने में लोग जुल्म सह के तो वो फिर खड़ा कर गए सर, तो ये कब तक इधर जुल्म सहेंगे अंदरूनी सिंध के लोग? जो हाल इन्होंने किया इनके साथ यहाँ पे, इलेक्शन एंड अदरवाइज बोथ। अच्छा, देखिए ऑब्वियसली ये तो हम मुल्क के लिए कह रहे हैं कि इकोनॉमी के जो आप लोगों की तो सबकी सियासी जमातें तब तक हैं, सबकी सियासत तब तक है जब तक ये मुल्क है। जिस तरीके से मईशत चल रही है, खुदा न खास्ता जो इशारे मिल रहे हैं इकोनॉमिस्ट की तरफ से, वो इंतहाई खतरनाक हैं। तो ये संभलेगी चीज, आप लोग यहाँ पर होंगे और तभी तमाम जमातें जो हैं, तमाम सियासतदान सियासत भी कर सकेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जिस तरीके से इकॉनमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जैसे अली जैदी साहब भी और चौधरी मंजूर साहब भी खदशात का इजहार कर रहे थे, इसी पर अली जैदी साहब आज फिर से कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और बार बार PMLN कह रही है कि जी हमने तो उसी दिन ऑफर कर दिया था जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे। सो कहीं कोई सूरत हाल बन सकती है कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए सियासत साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ मईशत को फोकस करते हुए इस पर सब लोग बैठ जाएं? ये जो होता है ना, ये
ग्रैंड और ये पता नहीं जो नाम फैंसी देते हैं, ये कुछ चीज़ और नॉनसेंस। मुझे आप बताएं कभी दुनिया में, देखिए जमहूरियत क्या चीज़ है? जमहूरियत का नाम होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एक आपका ओपिनियन है, वो आप मार्केट जाते हैं अवाम में सेल करने, एक दूसरे का मौका है वो जाते हैं अवाम में सेल करने। परफॉर्मेंस देख के अवाम आपको वोट देती है, जो वोट देती है वो आप उनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे आते हैं असेंबली में, असेंबली में जाके ये अपना। मुझे जरा ये बात बताएं, कभी आपने अमेरिका में देखा है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी आपस में मिलकर ये बात कर रहे हो? कभी लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी बैठ के बात कर रहे हो? भाई आप अपनी इकोनॉमी के, हम आपको बता रहे हैं कि आपने इकोनॉमी में क्या गलत किया, आपको नजर आ रहा है आपको सारी दुनिया को आपने क्या गलत किया, आप उस पर फैसला करें। ये हम क्यों बैठे हैं आपके साथ? नंबर 1। नंबर 2, हम इनकी लेजिटिमेसी मानते ही नहीं है। ये एक रेजिम चेंज फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, हम तो असेंबली में ही नहीं है, आप हमसे क्या बात करेंगे? हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। एंड ऑफ स्टोरी। या आप खामखा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, तो ये आपको नहीं लगता असेंबली से बाहर होकर, सिस्टम से बाहर होकर थोड़ा आप तो इतने एक्सपर्ट थे, का फैसला हो गया, आप तो नहीं बहुत सारी चीजें रोक सकते थे। इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमें लेक्चर देते रहे पिछले 50 साल से, 50 साल से हमें लेक्चर दे रहे कि जी हमारे तो बड़े एक्सपर्ट्स हैं। जब आपकी हुकूमत आई है बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का, आप बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं यार, मेरी तो समझ में नहीं आती। जब हुकूमत आती है बेड़ा गर्क होता है, आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, हर चीज की आप एक्सपर्ट है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, चलें, ये जो आप कह रहे हैं कि जी जब इनकी हुकूमत आती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है इकोनॉमी का, और आप कहते हैं कि जी एक्सपर्ट्स हैं, और इस दफ़ा भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत का बुरा हाल कर दिया है, तो हम आएंगे तो ऑब्वियसली संभालेंगे। लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद है हम लोग ट्रांसमिशंस कर रहे थे और बार बार PMLN कहती थी कि जी जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो हम तो आएंगे और फौरी तौर पर चाहेंगे कि इलेक्शंस करा दिए जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आके हुकूमत संभाले तो फिर हुकूमत में आने के बाद व्हाट एक्चुअली चेंज्ड कि अब ये राय है कि आईनी मुद्दत पूरी करनी है। लेकिन अगेन आज शौकत तरीन साहब ने भी ऐसी ही बात की जो अली जैदी साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अब हम क्यों बताएं, हम क्यों बैठें, पहले मेरे घर में आए, हमें घर से निकाल दिया, हमें बाहर कर दिया, घर में घुस गए और अब हमें कहते हैं कि बताओ घर कैसे चलाना है। तो चौधरी मंजूर साहब कैसे घर चलाएंगे अगले साल तक? देखिए, ये तो मुज़ाकरात पे यकीन ही नहीं रखते, डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते। किसी जगह पे कभी इन्होंने कोई डायलॉग की बात की हो, जब ये हुकूमत थे तब देख लें, जब ये अपोजिशन में थे तब देख लें। अभी वो तो डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते। डायलॉग पे डेमोक्रेसी का एक हुस्न है ना, ये डेमोक्रेसी को मानते हैं। ये तो सिर्फ एक बात मानते हैं कि बस अगर हम जैसे तैसे भी, जिस तरह से भी, अब ये रोज अपीलें कर रहे हैं कि हमें हुकूमत में वापस लाएं। किससे? वो हम, इससे आपको नहीं पता, रोज तारीफें होती वो तो क्या? अच्छा, तारीफें नहीं होती, उनके नए नए नाम रखे जाते हैं। तारीफें तो नहीं कर रहे आजकल, तो शिकवे शिकायत। आप बता दें किससे कर रहे हैं? मुझे पब्लिक तारीफें कहते हैं ना, बता दें किससे में दें। मैं यही पूछ रही हूँ, तारीफें कहते हैं ना उनको। किससे जरा बता दें। तारीफें करते हैं, कभी कभी उनसे गिले करते हैं। सर बता दो, किससे मिल रहे हैं, हमें भी बता दें यार। ये वो अली जैदी पूछ रहे हैं किससे जो आपको लेकर आए थे उनको दोस्त कहते हैं कि ये आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। अवाम यानी कि अवाम, यानी कि हमें तो अवाम लेके आई थी, आपको कौन लेके आया था? हमें तो अवाम लेके आई थी, आपको कौन लेके आया था? ये वैसे कमाल हो गया चौधरी साहब, ये भी कमाल बात की आपने। आप माशाल्लाह। चलें, चौधरी साहब कह रहे हैं वैसे तो आजकल तो चौधरी साहब आजकल तो शिकवे ज्यादा नहीं है। हमेशा से ये कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, उनका काम है वो करे, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो करे, जो पार्लियामेंट का काम है वो करे। पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से ये पोजीशन रही है। अच्छा। आज भी है, कल भी थी। और पीपल्स पार्टी को जो मैंने बात की इलेक्शन की, तो वो कौन नहीं जानता कि कितने इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी को हराए गए और कब कैसे क्या हुआ। 2 तिहाई अक्सरियतें दी गई और पीपल्स पार्टी, और वो खुद भी अब तो कहते हैं कि पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे भैया। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट, अच्छी बात है, जनरल फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की कैबिनेट के मेंबर थे जुल्फिकार अली भुट्टो।
कमाल हो गया, बड़ी जमहूरियत है, आपके फाउंडर तो वो थे। वहां से निकले, अब बात सुन ले, तारीख सुन ले, वहां से निकले, अपनी पार्टी बनाई और पीछे मुड़कर नहीं पीपल्स पार्टी ने देखा उसके बाद। चलिए, उसके बाद आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मुड़ के नहीं देखा। बनना चाहता है, ठीक है, तो बनना चाहता है कोई की तरह से निकले तो वहीं से ना, जहाँ से नवाज शरीफ निकला था वहीं से निकले ना आपने। वो तो अब तो खान साहब ने खुलेआम तारीफ की है भुट्टो साहब वहीं से निकले, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ही कर लिया, वहां से निकले। अभी तो खुद ही चौधरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, वहां से निकले, बात ही खत्म हो गई। सही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुड़ के देखा नहीं। चलिए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब, अली जैदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।